Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा टॉपिक है एमरजेंसीज यानी कि आपातकाल। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इनको लागू किया जाता है, किस तरीके से इनको वापस लिया जाता है, सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं आज। तो बी अटेंटिव इन द क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में वो जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसी जो वीडियोस हैं उनसे संबंधित जो भी पीपीटी हैं वो सब आपको रिसीव होती रहे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है GS365@u। तो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी आपातकाल। आपातकाल इमरजेंसी भारत के भाग 18 में दी हुई है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की तो ये भाग 18 में दी हुई है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 352 से 360 तक हैं। राइट, जब हम बात करते हैं आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, इमरजेंसी असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण कुछ विशेष स्टेप्स लिए जाते हैं जिन्हें हम जानेंगे आपातकाल के उपबंध के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी जिसे बोला जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल जिसे बोला जाता है राज्य आपातकाल, और संवैधानिक आपातकाल। थर्ड है हमारा वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। सॉरी आपातकाल। ठीक है, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की तो राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 में रखा गया है और जो ग्राउंड है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का, नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने का जो ग्राउंड है वो है सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। राइट, सो हम देख रहे हैं 2 ग्राउंड हमें देखने को मिले, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, सेकंड सशस्त्र विद्रोह। इन 2 ग्राउंड के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की तो यहां पे जो ग्राउंड बनता है वो बनता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, यहां पे हमारा है सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ग्राउंड दिखे। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य आपातकाल की, स्टेट इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो इसके लिए संविधान में कहीं भी आपातकाल वर्ड का यूज नहीं किया गया है, यानी कि आपातकाल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। एक टेक्निकल चीज हो गई कि प्रेसिडेंट रूल के लिए कहीं भी आपातकाल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, क्या यूज किया गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। राइट, और इसके संबंधित आर्टिकल कौन सा? 356। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसके लिए ग्राउंड होगा हमारा कि जो भारत की साख है, क्रेडिट लिमिट है, जो क्रेडिट है, साख बोलते हैं जिसे, वो खतरे में है।
या फिर भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो खतरे में है, यानी कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, वित्तीय स्थिति, या फिर साख खतरे में है। तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है, वो 360 है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी जो घोषणा है उसका बेस क्या होता है, ग्राउंड्स क्या होते हैं, यानी कि उद्घोषणा का आधार क्या है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, उद्घोषणा का आधार क्या होगा, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण। ठीक है, दूसरा हम बात कर चुके हैं, दूसरा कौन सा था बेस, ग्राउंड क्या है दूसरा, दूसरा है हमारा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो दो ग्राउंड हमने देखे, क्या, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, दूसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, या तो ये सिचुएशन हो रही है, यानी कि युद्ध हो रहा है, तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि युद्ध होने वाला है या फिर सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, खतरा मानते हुए भी आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो क्या है, हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, आसन्न खतरा मानते हुए भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन वो है जब प्रेजेंट में युद्ध हो रहा है या खतरा, जो भी चीजें हैं वो हो रही हैं, यानी घटना घटित हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ संभावना है कि हो सकता है। इसको ऐड किया गया था 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा को ऐड किया गया था। ठीक है, तो समझ में आ गई दो चीजें। एक सिंपल चीज क्या थी कि खतरा हो रहा है, प्रेजेंट में घटनाएं घट रही हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर घटना होने की संभावना है तो भी हमने राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और चीज समझो, एक और पॉइंट, अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के द्वारा के कारण इमरजेंसी लगाई जाती है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसे बोलेंगे बाह्य आपातकाल। क्या बोलेंगे, बाह्य आपातकाल। वहीं अगर मैं बात करूं सशस्त्र विद्रोह के कारण इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसे बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। क्लियर, क्लियर ये चीज कि अगर आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जा रहा है तो क्या होगा, वो बाह्य आपातकाल। दूसरा, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जा रहा है तो वो क्या होगा, आंतरिक आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसे कहाँ लगा सकते हैं, संपूर्ण देश में भी लगाया जा सकता है, संपूर्ण देश में, या फिर किसी एक भाग में, देश के किसी एक भाग में। ठीक है, भाग का मतलब ऐसा नहीं है कोई प्लग, एटलीस्ट भाग का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, समझ में आ गई।
कुछ चीज़ हम देख पा रहे हैं। जो ये वाला क्लॉज है इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया। ठीक है, तो हमने क्या 3 चीजें पढ़ी। उद्घोषणा का आधार क्या होगा? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा तो बाह्य आपातकाल होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा तो आंतरिक आपातकाल होगा। ठीक है, खतरा मानते हुए भी इन आधारों पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दायरा क्या रहेगा, क्षेत्र क्या रहेगा, तो संपूर्ण देश में भी लागू किया जा सकता है और किसी एक भाग में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चीज है जो सशस्त्र विद्रोह है, इसे बाद में एडप्ट किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। एक मिनट, सशस्त्र विद्रोह, जो ये वर्ड है इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ऐड किया गया है। इससे पहले इसके स्थान पर हुआ करता था एक ग्राउंड हुआ करता था आंतरिक गड़बड़ी। क्या था वो वर्ड? आंतरिक गड़बड़ी। ये वर्ड हुआ करता था एक ग्राउंड, एक आधार, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का एक आधार हुआ करता था आंतरिक गड़बड़ी। राइट, तो इसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया? क्योंकि इसका जो दायरा है, पहले तो आंतरिक गड़बड़ी होती क्या है, किसे आंतरिक गड़बड़ी का स्टेटस दिया जाएगा, इसको लेके बहुत अस्पष्टता है, क्लियरिटी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तो अस्पष्ट है, तो ये अस्पष्ट है। दूसरा क्या है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है कि किसी भी चीज को आंतरिक गड़बड़ी का नाम दिया जा सकता है, दायरा बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको क्या किया गया? चेंज करके सशस्त्र विद्रोह डाला गया बाय दी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, यानी कि सिंपल मीनिंग क्या हो गया? अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट और ऐड किया गया था, दूसरा एक और पॉइंट ऐड किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर। एक वर्ड है जो उद्घोषणा है उसे पहले समझो। पहले क्या हुआ करता था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले क्या हुआ करता था कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। जैसा कि हमने देखा 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्री परिषद के सलाह के राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक क्लॉज डाल दिया गया कि जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति करेंगे, किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, यानी कि अब ऐसा नहीं चलेगा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, अब ऐसा नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री के मन में आया और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी। अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये थे, हम बात कर रहे हैं जो चेंजेस हुए थे राष्ट्रीय आपातकाल में
जो प्रोविजंस हैं उनमें चेंजेस हुए थे। तो कौन कौन से चेंजेस हमें देखे कि पहले तो एक क्या है, आंतरिक गड़बड़ी का क्लॉज था, उसको हटा के क्या डाला गया, उसको हटा के डाला गया है क्या, सशस्त्र विद्रोह। लिख देता हूं, हम बात कर रहे हैं संशोधन की, संशोधन चेंजेस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक तो आंतरिक गड़बड़ी का क्लॉज हुआ करता था, उसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह लगाया गया, क्लॉज लगाया गया। दूसरा, पहले क्या हुआ करता था कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, लगाया ही जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके लिए क्या कर दिया, 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसे बदलकर कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, ये डाल दिया गया, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या क्लॉज में दिए हुए हैं, पहले हम बात करते हैं एक सेकंड, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1975, है ना, इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, एक सेकंड, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो उद्घोषणा होती थी उसे न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ठीक है। यानी कि 38वां संविधान संशोधन 1975 लाया गया, जिसके माध्यम से जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उद्घोषणा होती है उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यानी कि राष्ट्रपति ने एक बार, राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हैं और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो उनका ही फैसला अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह दुर्भावना या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है या राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है, ठीक है। लेकिन फिर हुआ 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 फिर से, यानी कि 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 जो घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा से बाहर, ठीक है, यही था ना पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट था ना। फिर इसके बाद हुआ 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 और इस संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। सिंपल मीनिंग कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये डाला गया, ठीक है। इसी से संबंधित अगर मैं जिक्र करूं, एक केस की मैं जिक्र करता हूं, मिनर्वा मिल्स वाद। कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं संविधान सर्वोच्च न्यायालय के, तो आप उन्हें याद करते रहना। मिनर्वा मिल्स वाद,
1980 का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है, जिसकी हम जिक्र करते आ रहे हैं कि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कहा गया था कि उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। उसके बाद 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 44 अमेंडमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, इसी संबंध में फिर एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किस बेस पर? कि अगर वह किसी दुर्भावना से ग्रसित है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकती है? चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा दुर्भावना से या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा मतलब ये अलग पॉइंट है, न्यायिक समीक्षा आधारभूत संरचना का हिस्सा बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो ये पॉइंट थे हमारे चेंजेस से जो चेंजेस से रिलेटेड थे, परिवर्तन से संबंधित जो पॉइंट थे वो ये वाले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा बेस है राष्ट्रीय आपातकाल का। अभी राष्ट्रीय आपातकाल ही चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, इसमें हम बहुत चीज़ें देखेंगे। जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रोल तो कुछ चीज़ सेम होंगी, तो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें पहली बार आ रही हैं तो उन्हें हम जरूर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हमारा है संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन एवं अवधि। यानी कि आपातकाल की घोषणा कैसे रेक्टिफाई होगी, है ना, कितने समय तक लागू होती है, वो सब चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं, फिर हम नोट कर देंगे कि जो आपातकाल की घोषणा है उसे 1 महीने के बाद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करना, यानी कि उसको पारित करना है, रेक्टिफाई करना है। यानी कितना समय है? 1 महीने का। 1 माह में, 1 माह के अंदर, ठीक है, 1 माह दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित, यानी कि रेक्टिफाई करना है। ठीक है, प्रारंभ में इनिशियल में जब क्या होता, मूल संविधान में यह समय सीमा 2 माह थी। ठीक है, लिख सकते हैं मूल संविधान में यह सीमा 2 माह थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा चेंज करके 1 माह कर दिया गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये तो सिंपल था कि क्या है, संसद के सदन मौजूद, संसद के दोनों सदन मौजूद हैं, और विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है? रेक्टिफाई कर देना है दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, अगर इन केस सबको पता है राज्यसभा क्या है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है, लेकिन लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, हम सबको पता है। तो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का विघटन होता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो दो चीजें होंगी। पहला कि लोकसभा विघटन हो गई, तब आपातकाल आया, तो सिनेरियो बनेगा, यानी कि लोकसभा का विघटन हो गया, अब उसके बाद आपातकाल की घोषणा की गई। या फिर आपातकाल की घोषणा तो की गई, लेकिन लोकसभा के अनुमोदित करने से पहले, यानी कि उस प्रस्ताव को पास करने से पहले, रेक्टिफाई करने से पहले
लोकसभा का विघटन हो गया। तो क्या होगा इस केस में? तो इस केस में, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो नई लोकसभा आएगी, जो नई लोकसभा चुनाव के माध्यम से चुनकर आएगी, उसकी फर्स्ट बैठक से 30 दिन के अंतर 30 दिन तक, फर्स्ट बैठक से 30 दिनों तक यह आपातकाल की जो घोषणा है वो लागू रहेगी। ठीक है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया हो। तो समझ में आ गई पॉइंट? यानी कि दोनों ही पॉइंट में क्या है, चाहे वो राज्य लोकसभा आपातकाल के पहले विघटित हो गई है या आपातकाल के बाद विघटित हुई है अनुमोदन करने से पहले, बट अगर अनुमोदन नहीं हुआ है तो क्या होगा, नई लोकसभा के आने के 30 दिन तक यह लागू रहेगा। ठीक है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया हो, अनुमोदित कर दिया हो। ठीक है, तो हो गया हमारा अनुमोदन करने का सिनेरियो। अगर मैं बात करता हूं कि अगर दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो क्या होगा, दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो क्या होगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा और इसकी समय अवधि क्या होगी, आपातकाल लागू आपातकाल लागू प्लस 6 माह की समय अवधि रहेगी। क्लियर ये पॉइंट? क्लियर ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, कि दोनों ही सदनों से अगर आपातकाल को अनुमोदित कर दिया गया है तो क्या होगा, तो आपातकाल लागू हो जाएगा और इसकी समय अवधि 6 माह रहेगी। जो ये क्लॉज है 6 माह का, इसे भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब जब जोड़ा गया था तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि अगर एक बार अनुमोदन हो जाए, ठीक है, तो क्या होता था, उसे अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल जब तक उसे चाहे प्रभावी रख सकता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट की स्थिति में क्या है, प्रेजेंट में हो रहा है कि दोनों सदन अनुमोदन करेंगे, उसे 6 महीने तक क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, 6 महीने फिर से क्या करेंगे, फिर से उसका अनुमोदन होगा, फिर से 6 महीने करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के सिनेरियो की अगर बात करता हूं तो प्रेजेंट में क्या है, एक मिनट, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान सिनेरियो क्या है कि हर 6 माह पर अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, हर 6 माह पर अनुमोदन करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। यह है हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन। ठीक है, कि अनुमोदन तो हो गया, लेकिन एक बार अनुमोदन करने से 6 माह तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर आपको फिर से बढ़ाना है तो क्या है सॉरी, तो वापस से अनुमोदन की रिक्वायरमेंट लगेगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 78 से पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक बार अनुमोदन हो गया, लिखता हूं, एक बार अनुमोदन के बाद, एक बार अनुमोदन के बाद इच्छानुसार प्रभावी, इच्छानुसार समय अवधि तक प्रभावी।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट नया पॉइंट ये है कि किस बहुमत के आधार पर, यानी कि अब प्रस्ताव तो पास करना है, अनुमोदन तो करना है ना, लेकिन अनुमोदन करने के लिए कुछ तो प्रस्ताव होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, विशेष बहुमत से पास होगा, या कोई और तरीका होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उद्घोषणा को, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित उद्घोषणा को विशेष बहुमत से पास करना होता है। ठीक है साहब, विशेष बहुमत से पास होगा, यानी कि उद्घोषणा को विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से। तो क्वेश्चन ये आता है कि विशेष बहुमत क्या होता है। फर्स्ट, पहली चीज, विशेष बहुमत क्या होता है, पॉइंट है ये। ठीक है साहब, तो विशेष बहुमत होता है 2/3, 2/3 सदस्य जो उपस्थित हैं। ठीक है, और यानी कि सिंपल समझ लो, ऐसे समझ में 2/3 सब खेल समझ नहीं आ रहा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 सदस्य जो उपस्थित हैं। ठीक है, यानी कि उस तरह समझ आता हूँ, एक मिनट सिंपल वर्ड में लिखता हूँ, एक बारी समझने की कोशिश करना। यानी कि कुल बहुमत, कुल बहुमत मतलब जो उपस्थित मतदान है, उपस्थित लोग हैं या उपस्थित तथा मतदान करने वाले लोगों का बहुमत। ठीक है, मतदान करने वाले लोगों का बहुमत प्लस 2/3 उपस्थित सदस्य। ठीक है, सिंपल, यानी कि जो जब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की, तो उसमें होता है सदन में उपस्थित कुल बहुमत तथा 2/3 सदस्यों का बहुमत। सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। 100 लोग हैं, ठीक है, इनका बहुमत कितना हो गया, 51। राइट, एक तो ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए साथ में। दूसरा क्या है कि अगर सदस्य, सपोज करो यहाँ पे क्या है, 90 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, तो 90 का 2/3 निकालना है, और 30 दूनी 60, 60 हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष बहुमत। यानी कि इससे कम से कम ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला होना ही चाहिए, ये होता है विशेष बहुमत कि सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ गया विशेष बहुमत कि सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से 51 होनी चाहिए प्लस 60 होना चाहिए अगर 100 मेंबर हैं तो। ऐसे में समझाया एग्जाम्पल ग्रुप, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, राइट, सिर्फ एग्जाम्पल ही हटा देता हूँ मैं, चलो लिखे रहने देता हूँ ताकि बाद में आप एग्जाम्पल। ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक और पॉइंट है समझने लायक, वो क्या है, वो ये है कि जो विशेष बहुमत का प्रोविजन है, जो विशेष बहुमत का प्रोविजन है, वह भी, उसे भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया। यानी कि ये वाला क्लॉज भी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 के द्वारा ऐड किया गया। इससे पहले क्या हुआ करता, इससे पहले साधारण बहुमत का क्लॉज था। क्या था, साधारण बहुमत का क्लॉज था, इससे पहले साधारण बहुमत का प्रावधान। आई होप नेशनल इमरजेंसी बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा संसदीय अनुमोदन और अवधि की हम बात करें तो 1 माह के अंदर दोनों सदनों को अनुमोदन करना है। ठीक है, मूल संविधान में 2 माह का टाइम फ्रेम था। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा चेंज किया गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं
दोनों सदनों अगर अनुमोदन करते क्या होता है, आपातकाल लागू हो जाएगा। ठीक है, एक बार रेक्टिफाई करने के बाद आपातकाल की समय अवधि कितनी रहेगी, 6 मंथ रहेगी। ठीक है, जो पहले क्या हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी कि एक बार अगर रेक्टिफाई हो गया तो क्या हो सकता है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक मंत्री परिषद चाहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक चाहते रहेंगे तब तक उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और वो प्रभावी रहेगी। ये हुआ था 1975 में। दिस इज द गुड एग्जांपल कि एक बार लागू करने के बाद 2 साल तक लगातार चली थी, 1975 टू 1977। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि जो उद्घोषणा है उसे पास करने के लिए हमें कैसे बहुमत की रिक्वायरमेंट लगेगी, विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत क्या होता है, कुल बहुमत प्लस 2/3 उपस्थित सदस्यों की संख्या। जो मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ बताया कि अगर 100 मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और 100 मेंबर्स का बहुमत कितना होगा, 51 होगा। साधारण बहुमत की बात करें तो आधे से अधिक, एक अधिक, राइट। वही अगर बात करता हूँ विशेष बहुमत, तो उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 उपस्थित तथा मतदान, राइट। हम मतदान की बात करेंगे क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो सदन में उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो हम बात करेंगे मत वालों की। ठीक है, सपोज करो वो 90 थे, तो 90 का 2/3 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि अगर 60 मेंबर्स इस बिल को पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपातकाल लागू हो जाएगा, विशेष बहुमत से पास हो जाएगा। पहले संविधान में, मूल संविधान में क्या हुआ करता था, साधारण बहुमत का प्रावधान था। ठीक है, चेंज क्या किया गया, विशेष बहुमत किया गया। ठीक है, वर्तमान में क्या है स्थिति, वर्तमान में यह है कि हर 6 माह पर रेक्टिफाई करने की जरूरत है और 6 माह पर रेक्टिफाई करके आप इसे अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे कर सकते हैं, यानी ठीक है, यानी कि अब इसको वापस लेना है नेशनल इमरजेंसी को, तो क्या क्या प्रोविजन होने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट है उद्घोषणा की समाप्ति। उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी, सिंपल। एक तो ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति सीधे आपातकाल की घोषणा कर दे कि अब हम नेशनल इमरजेंसी को वापस ले रहे हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन ये किसकी सलाह पर होगा, मंत्री परिषद की सलाह पर होगा और इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा, राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा। ठीक है, इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यदि लोकसभा जब रेक्टिफाई करने के लिए क्या हो रहा है, सपोज करो एक नेशनल इमरजेंसी थी, वो लागू हो गई, संसद ने रेक्टिफाई कर दिया, 6 माह हो गए, अब उसे दोबारा से रेक्टिफाई करना है। ठीक है, जो प्रोसेस कह रहा है, और लोकसभा इसे निरस्त कर दे तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि लोकसभा क्या करेगी, जो प्रस्ताव है, क्या उद्घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव, लोकसभा उद्घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव को निरस्त कर दे, रखने के प्रस्ताव को निरस्त कर दे तो क्या होगा, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। ठीक है, और ये इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति फिर से क्या होगा, राष्ट्रपति को उद्घोषणा करनी होगी, क्योंकि लोकसभा में अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि या तो सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार के पास बहुमत है लेकिन सरकार उस बिल को सपोर्ट नहीं कर रही है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि लोकसभा चाह रही है कि वो बिल, ये उद्घोषणा समाप्त हो जाए। तो इससे जोड़ा गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के
द्वारा। ठीक है। दूसरा, जब ऐसा बिल निरस्त हो जाएगा, ये वाला बिल, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उद्घोषणा करनी पड़ेगी समाप्ति की। उद्घोषणा करनी पड़ेगी किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्ति की। क्लियर? आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है। लेकिन ये क्लॉज है कि लोकसभा के द्वारा होगा सब कुछ, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेगा, काम करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये सब हुआ है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। इससे पहले राष्ट्रपति अपने विवेक से, समझ रहे हो, अपने विवेक से काम किया करता था राष्ट्रपति, अपने विवेक से। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक से राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, नोट कर देता हूं, किसी एग्जाम में आए तो आप, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। इससे पहले आपातकाल समाप्त करना राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति थी। जो पॉइंट बोल रहा था वो मैं नोट कर दिया है। ठीक है, अब देखो, ये चीज तो क्लियर हो गई यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्या कर रहा है, एक सिंपल घोषणा उद्घोषणा कर सकता है ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि लोकसभा, अगर लोकसभा रेक्टिफाई करने के लिए बिल लाया गया उद्घोषणा को कि आगे बढ़ाना है, बट सरकार का समर्थन नहीं है, लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ेगी कि आपातकाल समाप्त हो गया, क्योंकि उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया। सिंपल, आप समझ के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सी बात है कि लोकसभा से बिल पास नहीं हुआ है, इसका मतलब इस पर दो रीजन है कि या तो सरकार का समर्थन नहीं है, या फिर सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठीक है, बहुमत नहीं तो सरकार गिर जाएगी, और समर्थन नहीं है तो बिल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार अगर क्या है, समर्थन नहीं दे रही है और उनके पास बहुमत है, तो बिल गिरना ही है, बिल कैंसिल हो गया, तो क्या है, राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ेगी नहीं कि और राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करते थे, अपने विवेक से, कि अब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो रहा है, बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के काम किया करते थे इससे संबंधित। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट समझिए। सपोज कीजिए कि ये तो बात हो गई हमारी, सदन सदन चल रही है। ठीक है, अभी सदन चल रहा है, लेकिन जब क्या होगा, जब सदन संसद में नहीं है, सदन नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, सदन सत्र में नहीं है, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य का 1/10, यानी कि आज की मैं बात करूं कि लोकसभा में अभी 545 सदस्य हैं, तो लगभग 55 सदस्यों को क्या करना होगा, हस्ताक्षर करने होंगे, स्पीकर को ये लेटर देना होगा। ठीक है, या फिर सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, दो चीजें बोली मैंने। एक और तरीका है जिसके आधार पर उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है, जिसमें अगर लोकसभा की बात करें
तो लोकसभा का 1/10 सदस्य है, यानी कि अभी मैं बात करूँ 545 है तो क्या हो गया लगभग 55। 550 से भी 10 बैठ रहे हैं, 545 से भी 10 बैठे हैं, तो लगभग 55 सदस्य स्पीकर को ये नोटिस दें कि हम ये बिल लाना चाहते हैं, या जो भी प्रोसेस है उस तरीके से बताएं। ठीक है, अगर सत्र नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस देंगे। जो सत्र चलेगा तो नोटिस किसको जाएगा, स्पीकर को जाएगा। और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो क्या होगा, राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, 14 दिन के अंदर विचार विमर्श के लिए संसद की क्या करेंगे, विशेष बैठक बुलाएंगे, और सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया नहीं आया, सिंपल पॉइंट दोबारा से सुन लीजिए कि दो चीजें हैं, सत्र चल रहा है और सत्र नहीं चल रहा है। सत्र चल रहा है तो क्या करेंगे, सदस्य 1/10 सदस्य मिलके स्पीकर को नोटिस देंगे कि हमें इस बिल पर चर्चा करनी है, राइट। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो नोटिस किसको जाएगा, राष्ट्रपति साहब को जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाएंगे सदन। ठीक है, तो क्लियर पता चल गया, राइट। चलो, ये था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रोविजंस। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के, उन्हें हम देखने वाले हैं डिटेल में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसे जो पूरा सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, पहले नोट स्टार्ट करते हैं साहब। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा केंद्र, एक मिनट, केंद्र एवं राज्यों के संबंध पर। ठीक है, चाहे हम बात कर लें विधायिक संबंध, चाहे हम बात कर लें कार्यपालिका संबंध, चाहे हम बात करें वित्तीय संबंध, तीनों ही प्रकार के संबंधों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मूल अधिकारों पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मौलिक ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। क्लियर, तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को लेकर, तो हम तीन प्रकार के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, केंद्र एवं राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो केंद्र अल्टीमेटली क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव कैसे पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर। ठीक है, इन संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं कार्यपालिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में
क्या होता है कि केंद्र की शक्तियों का विस्तार हो जाता है स्टेट तक। ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिक शक्ति होती है केंद्र की वो राज्यों तक विस्तार हो जाती है, यानी कि अब राज्यों क्या हो गए, राज्य सीमित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते। क्लियर पॉइंट। दूसरा, राज्यों को कार्यपालिक शक्ति को, जो राज्यों को उसकी कार्यपालिक शक्ति है उसे कैसे काम करना है, ठीक है, उस बात के भी निर्देश कहाँ मिलेंगे, केंद्र सरकार से मिलते हैं। यानी कि प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि जो कार्यपालक शक्ति है स्टेट की, उनको कैसे काम करना है इस बात का भी निर्देश कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। राइट। जबकि हम देखते हैं सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, केंद्र और राज्य, केंद्र कुछ विषयों पर निर्देश दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपातकाल के दौरान क्या होता है, केंद्र सरकार सभी राज्य के सभी विषय पर, कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी है, सब पर निर्देश दे सकता है। तो बदला, तो हम जब बात करते हैं, फर्स्ट हमारा है केंद्र राज्य संबंध। कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। सामान्य परिस्थिति में हम क्या देखें, सामान्य परिस्थिति में क्या देख रहे हैं, सामान्य परिस्थिति में क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार कुछ विषयों पर निर्देश दे सकती है। ठीक है, वही मैं बात करूं आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार किसी भी विषय पर, पॉइंट समझ रहे हो, किसी भी विषय पर तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी। राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी, यानी कि किसी भी विषय पर केंद्र सरकार क्या करेगी, निर्देश दे सकती है। सिंपल में समझ लो कि केंद्र सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है राज्य सरकार पर, राज्य पर। ठीक है, पूर्णतः। हालांकि एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, रेड मार्क कर देता हूं, राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता। राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे कार्यपालक शक्ति के रूप में। नेक्स्ट हमारा है विधायी शक्ति के रूप में, देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विधायी शक्ति। आइए, तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि अनुसूची, याद है किसी को अनुसूची 7, जिसमें विषयों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र सरकार के कुछ विषय हैं, राज्य सरकार के कुछ विषय हैं। केंद्र सरकार अपने विषयों पर नियम बनाती है, राज्य सरकार अपने विषयों पर नियम बनाती है। ठीक है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो विषयों का बंटवारा है वो निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। यानी कि अब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी नियम बना सकती है।
सिंपल। वापस से हम 2 क्वेश्चन चलेंगे। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। ठीक है। लेकिन आपातकाल के दौरान क्या होता है जी? आपातकाल के दौरान विषयों का बंटवारा निलंबित हो जाता है। अर्थात संघ सरकार राज्य सूची के विषयों पर नियम बना सकती है। पॉइंट क्लियर है? इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भारत का संविधान बिना किसी संशोधन किए, भारत का संविधान बिना किसी संशोधन किए ये संघात्मक से एकात्मक बन जाता है। संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, इन्हें हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, जिन मेरे दोस्तों ने क्लास नहीं देखी है, वो जाके प्रीवियस क्लास विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, फिर आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। राइट। अब समझो कि विधायिका पर कानून बना सकती है कौन? केंद्र सरकार, यानी कि संसद। ठीक है, यानी कि यहां पे लिख लो संसद। संघ सरकार में संसद की हम बात कर रहे हैं। तो जो कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा उसका प्रभाव क्षेत्र क्या रहेगा, प्रभाव क्या रहेगा, यह समझने की बात है थोड़ी। ठीक है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव क्या रहेगा? संसद द्वारा बनाया गया कानून, उसकी प्रभावकारिता क्या रहेगी, वो कहाँ कहाँ प्रभाव होगा, क्या उसका क्षेत्र रहेगा। ठीक है। तो ऐसा कानून जो राज्य विषयों पर बनाया गया है, राज्य विषयों पर बनाया गया कानून, ठीक है, और आपातकाल के समय लगाया बनाया है, आपातकाल के खत्म होने के 6 माह तक, के समाप्त होने के 6 माह बाद तक प्रभावी है। क्लियर पॉइंट? कब तक प्रभावी रहेगा? 6 माह बाद तक प्रभावी रहेगा। क्लियर बात? अब एक पॉइंट और लिख लीजिए छोटा सा, कि अगर
संसद सत्र में नहीं है, सत्र में नहीं है संसद। ठीक है, तो आपातकाल लगा हुआ है, तो नियम कौन बनाएगा फिर? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्या राष्ट्रपति यहाँ भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो जी हाँ, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो संसद सत्र में ना हो तो आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा सही से। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम वित्तीय स्थिति की, कि वित्तीय रूप से क्या परिवर्तन होता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो सामान्य स्थिति में आपने देखा होगा, सबको पता है कि करों का डिवाइडेशन होता है, जो कौन करता है, किस आधार पर होता है, हम पढ़ेंगे आगे। अभी थोड़ा बताता हूँ। वित्त आयोग रिकमेंड करता है कि करों का डिवाइडेशन होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो सामान्य परिस्थिति में क्या है, करों का डिवाइडेशन होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान क्या हो सकता है कि जो करों का डिवाइडेशन है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करों का वितरण संशोधित किया जा सकता है। राइट, संशोधित का मतलब कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि समाप्त भी कर सकते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, संशोधन का मतलब क्या है? कम करना या समाप्त करना भी। ठीक है, क्लियर। हम सिर्फ अभी उस कर की बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार कर का बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को धन के रूप में प्रोवाइड कराती है। तो उस धन की हम बात कर रहे हैं, उस धन को संशोधित भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला प्रोविजन कब तक लागू रहेगा? सपोज ये वाला प्रोविजन डाल दिया, तो ये प्रोविजन कब तक लागू होगा? ये खत्म होगा आपातकाल समाप्त होने वाले वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, यानी कि समाप्ति तक लागू, एक ही बात है। क्लियर? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के ने अपने मन में आया और सीधा क्या कर दिया, राज्य सरकारों का धन रोक दिया या कम कर दिया। तो जब ये वाला प्रोविजन आएगा, ये जो डाला जाएगा, इसको संसद के पटल पर रखना आवश्यक है। संसद के पटल पर रखना आवश्यक, यानी कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि अपने मन से राष्ट्रपति जगे और सुबह को उठने के साथ क्या कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का धन का जो वितरण था वो खत्म। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? संसद के पटल पर रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बताइए मेरे को।
मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी होती आ रही है। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो में दूसरे लेक्चर में पार्ट 2 में दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ रही है मेरे को, नहीं तो मैं इनको बहुत सुबह से बोल निकल जाता, ठीक। राष्ट्रपति शासन में ये सब चीज़ें क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। वित्तीय आपातकाल में चीज़ें रिपीट होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे टाइम कम लगने वाला है। यहाँ पे टाइम इसलिए ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल। जी, आइए आइए सर। जब हम डिस्कस कर रहे थे लोकसभा या विधानसभा, हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन सेम प्रोविजन ही है लगभग दोनों का, तो हम लोकसभा तो समझ ही सकते हैं क्योंकि लोकसभा हमने डिस्कस कर लिया है। तो लोकसभा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। तो सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। दोनों का ही होता है, सेम ही बात है, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, आपातकाल के दौरान इस कार्यकाल को विधि बनाकर, कानून बनाकर, सॉरी, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपातकाल के दौरान क्या होगा, आपातकाल के दौरान क्या होगा, जो कार्यकाल है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वर्ष में 1 बार, पर वर्ष, क्लियर। यानी कि एक साल में 1 बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसे कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा कि 5वीं लोकसभा जब हम बात करते हैं 1971 से 1975 में समाप्त होनी थी, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया और 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 1971 से 1975 में समाप्त होनी थी, लेकिन इसे समाप्त किया गया 1977 पर। तो किस प्रोविजन का प्रयोग किया गया, इसी प्रोविजन का प्रयोग किया गया, क्योंकि क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, आप सभी को पता है। नेशनल इमरजेंसी लगी थी, आप सभी को पता है, 1975 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, उसी के रूप में यहाँ पे कार्यकाल बढ़ा है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा कार्यकाल बढ़ा दिया और उधर आपातकाल समाप्त हो गया तो क्या होगा, आपातकाल समाप्त होने के बाद जो भी विधि बनी है उसके क्या होगा, 6 मंथ तक उसका प्रभाव रहेगा। यानी कि जो वर्ष बढ़ाने की विधि है, कानून जो बनेगा उसकी समाप्ति हो जाएगी 6 माह बाद। क्लियर, कंफ्यूज हो रहे दोबारा सुन लो। आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह बाद से ज़्यादा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपातकाल समाप्त हो गया और आप क्या कर रहे हैं, लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने पर लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सेम ही विधानसभा के लिए भी रूल है, ठीक है। लास्ट हमारा है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, और हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और वो यूजफुल नहीं हो पाएगा फिर। नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव।
तो थर्ड पॉइंट हमारा है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित मौलिक अधिकार, तो दो आर्टिकल एक्टिवेट होते हैं, 358 और 359। दो आर्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं, 358 और 359। तो 358 जब बात 358 की हम बात करते हैं, आर्टिकल 358, सो ये बात करता है, विशेषता है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 358 की, तो वह अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करता है। वही हम बात करें अगर 359 की, तो ये बात करता है आर्टिकल 20-21 को छोड़कर 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या अंतर है। पहली चीज, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं वो। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा 20 और 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हनन नहीं होगा, निलंबित नहीं होंगे, या फिर सस्पेंड कह लो, सस्पेंड नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 19 की हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार केवल बाह्य आपातकाल के दौरान, बाह्य आपातकाल के दौरान ही निलंबित होंगे। सिंपल मीनिंग, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनका निलंबन नहीं होगा। ठीक है, अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो क्या होगा, तो अनुच्छेद 19 को द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। दूसरा, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।